सोशल मीडिया पर निजीकरण का विरोध करते हुए एक मैसेज वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि सरकार निजीकरण करके संविधान का उल्लंघन कर रही है। कहा जा रहा है कि संविधान ने सरकार को निजीकरण करने का अधिकार ही नहीं दिया। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 और 300 के रहते निजीकरण नहीं कर सकती। ललिता मुनिया जैसे कई फेसबुक यूजर्स ने यह लंबा चौड़ा दावा किया है। मैं पूरा दावा आपको यहां पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, लेकिन अगर इसे आप अपनी स्क्रीन पर जरूर देख पा रहे होंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। मोहम्मद साजिद ने ऐसा ही दावा किया। उन्होंने कहा 135 करोड़ बनाम अंबानी अडानी, संविधान में आर्टिकल 21, 37, 38, 39 के रहते और 300 के रहते सरकार निजीकरण नहीं कर सकती और ना ही निजीकरण पर कोई कानून बना सकती है। ईवीएम के बल पर संविधान की अवमानना हो रही है। ईवीएम लोकतंत्र पर खतरा है, यानी वो निजीकरण से लेकर ईवीएम तक पहुंच गए। द लल्लन टॉप ने इस वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में यह वायरल दावा भ्रामक निकला। संविधान के इन आर्टिकल्स में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई है। भारत सरकार के कानून मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध भारत का संविधान से हमने इस मैसेज में वायरल हो रहे आर्टिकल्स को इवैल्यूएट किया, उनकी तुलना की और देखा कि जो दावा किया जा रहा है और असल में क्या है। तो जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, जो जानकारी हमारे पास है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 21 से। संविधान के आर्टिकल 21 में व्यक्ति को जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों के माध्यम से इसके दायरे को बढ़ाया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर पर्यावरण, गरिमापूर्ण जीवन, त्वरित न्याय जैसे कई बातों को जोड़ा गया है। हाल फिलहाल में 2017 में आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार को जोड़ा गया था। आधार कार्ड की संवैधानिकता का जो मामला चला था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार बताते हुए इसे आर्टिकल 21 का हिस्सा बनाया था। अब निजता के गैर कानूनी हनन पर लोग मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। संविधान में आर्टिकल 37 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये आर्टिकल्स बताते हैं कि सरकार की नीति किन आदर्शों पर स्थित होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। ये आर्टिकल एक तरह के सरकार के नैतिक रूप से मार्गदर्शन के लिए बने हैं। हालांकि इसके उल्लंघन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 37 के मुताबिक संविधान के नीति निर्देशक तत्व कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। सरकार का कर्तव्य होगा कि नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का सरकार चलाने और कानून बनाने में पालन करे। आर्टिकल 38 के मुताबिक सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिससे लोगों का कल्याण हो सके। सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिसमें जीवन के हर स्तर पर सभी लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार न केवल आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसाय के लोगों के बीच अवसरों की असमानता ना हो, या हो तो कम से कम हो। आर्टिकल 39 के मुताबिक सरकार अपनी नीति बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेगी। ये बातें कौन सी हैं? पुरुष और स्त्री को रोजगार के समान अवसर मिले, देश के संसाधनों का लाभ सभी को बराबर मिले और उनका समाज के हित में इस्तेमाल किया जा सके। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की हो कि पैसा कहीं एक जगह केंद्रित ना हो और उत्पादन का लाभ सभी को मिले। इसके अलावा पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, लोगों के काम करने की शक्ति का दुरुपयोग ना हो और बच्चों के विकास के लिए स्वस्थ अवसर हो, लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर काम मिले। आर्टिकल 300 के बारे में अब जानते हैं। आर्टिकल 300 में कोर्ट में चलने वाले मुकदमों और उनकी कार्यवाही के बारे में बताया गया है, उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? नंबर 1, भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार अपने नाम से किसी मुकदमे में पार्टी हो सकती है या उनके नाम से पार्टी बनाया जा सकता है, और संसद या विधानसभा से पारित किसी भी कानून के तहत कोई भी संस्था अपने नाम से मुकदमे में पार्टी हो सकती है। यह आजादी से पहले उसी प्रकार की व्यवस्था का बदला हुआ रूप है जिसमें डोमिनियन ऑफ इंडिया और प्रोविंसेस दोनों आते थे। इसके अलावा 2A के मुताबिक संविधान लागू होने के समय किसी केस में जिसमें डोमिनियन ऑफ इंडिया यानी आजादी से पहले का भारत पार्टी था, तो उस केस में यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी समझा जाएगा। इसके अलावा इसका बी पार्ट कहता है कि संविधान लागू होने के समय अगर कोई प्रोविंस किसी केस में पार्टी था तो केस के बाद जो राज्य बना वो उसे पार्टी समझा जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि निजीकरण क्या है। दरअसल सरकार जब किसी सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी प्राइवेट हाथों में बेचती है, किसी सरकारी
उपक्रम की हिस्सेदारी किसी प्राइवेट हाथों में बेचती है तो उसे आम भाषा में निजीकरण कहा जाता है। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट भाषण में बताया कि वित्तीय वर्ष 2021 में सरकार का लक्ष्य विनिवेश को यानी डिसइन्वेस्टमेंट को 3 गुना बढ़ाकर 2.1 लाख करोड़ यानी 2.1 लाख करोड़ रुपए करना है और इसमें वो अपनी एक बड़ा हिस्सा जो सरकारी बैंक हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी बेचकर इस विनिवेश के टारगेट को वो पूरा करेंगे। सरकार ने कई नए सेक्टर्स में निजीकरण करने का फैसला लिया है। जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में देश में 150 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। देश में इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश रेलवे में करने वाली हैं और भी इसके अलावा कुछ पीएसयूज हैं जिन्हें बेचने की जिनके निजीकरण की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर नतीजा निकला कि हमारी पड़ताल में संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 और 300 का हवाला देकर सरकार के निजीकरण ना कर सकने का दावा गलत निकला। संविधान के इन आर्टिकल्स में सीधा निजीकरण के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। जिन जिन चीजों के बारे में जिक्र है वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब आपका काम यह है कि जहां भी आप ये वायरल दावा देखें, जहां पर भी आपको फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, वहां पर आप इस वीडियो का लिंक पहुंचा दें ताकि सब तक सही जानकारी, सटीक जानकारी, तथ्यपरक जानकारी पहुंच सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।